So say it please. Now area of triangle half into base into height कैसे आया? ठीक है, वो ये बहुत सिंपल फिगर एक्चुअली, रेक्टेंगल का एरिया सबको मालूम अच्छे से, लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ से ही फॉर्मूला आया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का. इज इट क्लियर? सो व्हेन आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन, मुजम्मिल प्लीज पे अटेंशन एवरीबॉडी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये रेक्टेंगल देखिए, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, यस और नो? इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ किया तो दो ट्राइंगल हो गए, यानी रेक्टेंगल का एरिया और ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होना चाहिए, यस और नो? तो यहां से फॉर्मूला आएगा रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का फॉर्मूले को आधा कर देंगे, क्योंकि पार्टीशन कर दिया आपने तो इक्वल, आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. ठीक है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसकी लेंथ है, लेंथ. इसी को बेस भी बोल सकते हैं, हम बी से डिनोट कर रहे हैं. अच्छा, बी से हमने ब्रेथ को बी से डिनोट नहीं किया, अच्छे से याद रखिए, लेंथ या बेस इसको बी से नोट किया, और ये हो गया हाइट. हाइट इसी को ब्रेथ और हाइट बोलेंगे, और इसको एच से डिनोट करो, और ये एंगल 90 डिग्री रहेगा. दिस एंगल इज व्हाट एक्चुअली 90 डिग्री. सो बताइए एरिया ऑफ, ना एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, रेक्टेंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ की जगह हम बी लिख सकते हैं, यस और नो? क्योंकि लेंथ को ही बेस बोल रहे हैं, उसको बी से नोट किया हमने, ब्रेथ को बी से नोट नहीं किया, लेंथ को एल से भी नहीं कर रहे हम, लेंथ या इसी को बेस, क्योंकि ट्राइंगल में बेस आएगा बेसिकली, उसके हिसाब से हमने लिखा है. सो इसको लेंथ, लेंथ यानी डी से सी तक कितना है, और इसकी वैल्यू को हम किससे नोट कर रहे हैं? बी से. अब बाद में इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, इसको ब्रेथ बोलेंगे, लेकिन इसी को हाइट भी बोल सकते हैं, इसको एच से नोट करेंगे. अब बताइए बेस और हाइट के बीच में कितना एंगल है? 90. इसलिए ट्राइंगल में जब भी आप एरिया निकालेंगे तो बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री है, कंपलसरी कंडीशन एकदम. अगर बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री नहीं है तो आपका एरिया बिल्कुल गलत आएगा. और बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे सपोज हमारी हाइट मेजर करना है, एक टेप, मेजरिंग टेप, उससे आप हाइट मेजर कर रहे हैं. बताइए ये जो फ्लोर है यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर आप रखेंगे, आप ये जो फ्लोर है यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर रखेंगे, टेप को यहाँ से ऐसा मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ से मेजर करेंगे हमारी हाइट आ जाएगी 10 फीट, यस और नो? तो टेप को ऐसे टेढ़ा नहीं, टेप को क्या रखना पड़ेगा? एकदम सीधा रखना पड़ेगा हाइट के लिए, यानी हाइट के लिए एकदम परपेंडिकुलर रखना आपको, यस और नो? यानी कितना एंगल आना चाहिए एक्चुअली? 90 डिग्री. तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ. ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है? BREDTH. लेंथ को किससे नोट कर रहे हैं हम? बी से, और ब्रेथ को किससे? एच से. सो दैट इज इक्वल टू बी इंटू एच. ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. ना इस रेक्टेंगल में अगर हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ किया BD, तो बताइए रेक्टेंगल के दो इक्वल टुकड़े हो गए, दो पार्ट्स, और ये एक ट्रायंगल बन गया. तो बताइए ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? जो रेक्टेंगल का था B इंटू एच, उसका आधा हो जाएगा, यस और नो? वहां से फॉर्मूला आया ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल से आया, बीच में से एक लाइन ड्रॉ किया आधा करने की. ठीक है? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बताइए ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा? BCD. ये ट्रायंगल है BCD. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जितना भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा जो आया हमारा B इंटू एच, बताइए ट्रायंगल का उतना आएगा कि उसका आधा रहेगा? आधा रहेगा. दैट इज इक्वल टू अपॉन 2. सो दैट इज इक्वल टू B इंटू एच अपॉन 2. या इसी को बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इज इट क्लियर? जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब यूज कर सकते हैं? अगर बेस और हाइट के बीच में कितना एंगल चाहिए? 90 डिग्री. बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री कंपल्सरी है. अगर बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? ना अब जो आपने ट्रायंगल्स पढ़े, ट्रायंगल देखे 3 टाइप के. इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी सारे एंगल 90 से कम. इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल 90 रहेगा. और एक ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा है. दिस नथिंग बट ऑब्ट्यूज एंगल, वन जो भी वॉट एवर इट इज 100 190 ज्यादा रहेगा. दिस नथिंग यू कैन बी, इट कैन बी एनीथिंग. 90 से ज्यादा मतलब 100 भी हो सकता, 101 91 92 कुछ भी, 120 150, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन 90 से ज्यादा. इज इट क्लियर? बट यहाँ पे ऐसी ये ट्रायंगल बता करिए ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये इसका बेस हो गया. यस, हाइट कैसे बनाना पड़ता है याद रखिए. जो भी आपने बेस लिया, बेस किसको लेंगे? ट्रायंगल के 3 साइड्स होते, 3 में से कोई भी साइड ले लिए. क्या हम इसको बेस ले सकते हैं? यस ले सकते बिल्कुल.
क्या हम इसको बेस ले सकते हैं? यस। लेकिन जिस साइड को आपने बेस लिया हुआ है उसके अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स है कोना, यहां से उस बेस पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ता है हाइट के लिए। क्या करना पड़ता है? जिस साइड को भी आपने बेस, अब उसको बेस लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स यहां से आपको क्या बनाना पड़ेगा? हाइट। इसको अगर हमने इसको बेस लेते तो क्या करना पड़ता? फिर ये देखिए ये बेस, फिर इसका अपोजिट वर्टेक्स ये होता। यस और नो? अगर ये बेस लेते तो यहां से हमको परपेंडिकुलर बनाना पड़ता हाइट के लिए। अगर हम इसको बेस लेते, इसको पता इसको बेस, तो क्या होता? फिर इसका अपोजिट वर्टेक्स यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ता। यस और नो? तो सिंपल हमने यहाँ पे बेस लिया, ये बेस। और जो भी हमने बेस लिया BC, बताए अल्फाबेट 3 है ABC, उसमें BC आ गया यहाँ पे बेस में। BC को छोड़ के कौन सा अल्फाबेट बचा हुआ है? A। तो जो बचा है ना वर्टेक्स, जो बचा है यहाँ पे अपोजिट साइड, इसको बोलेंगे अपोजिट वर्टेक्स, यहाँ से इस बेस पर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? तो अगर हमको यहाँ पे ट्रायंगल का तीनों साइड्स मालूम है, लेकिन तीनों साइड्स के अलावा हमको हाइट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में डिफरेंस देखिए। यहां पे जिसको बेस लिया था उसके अपोजिट वर्टेक्स हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन ये तो खुद ही राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां तो पहले से एक 90 है। यस। तो बताइए अगर इसको हमने बेस ले लिया तो अपोजिट वर्टेक्स ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, क्या यहां पे हमको एडिशनल हाइट बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सबसे आसान। किसका? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 90 डिग्री रहता है। तो कोई भी एक साइड को बेस ले लिया, एक को हाइट ले लिया, अलग से हाइट नहीं निकालना। लेकिन इस ट्रायंगल में बेस हमने इसको ले लिया, लेकिन एक हाइट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ये ऑब्ट्यूज एंगल में भी इसको बेस ले लिया, इसको बेस, अपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे भी हाइट निकालना पड़ेगा। सिर्फ कहाँ पे हाइट नहीं निकालना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि बेस हाइट के बीच में कितना एंगल होना जरूरी है? 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल में पहले से 90 डिग्री रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सबसे आसान रहता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेकिन वही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। इज इट क्लियर? तो क्या करना पड़ता है? जिसको भी आपने बेस लिया उसका अपोजिट वर्टेक्स से क्या करना पड़ता है? परपेंडिकुलर। अगर पहले से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वही हाइट हो जाएगा, नहीं है तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी ऑब्ट्यूज एंगल बताइए, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब सिर्फ इसका आएंगे, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर के एरिया। ये जो हमने एडिशनल बनाया इसका एरिया नहीं, याद रखिए इसका एरिया नहीं, सिर्फ ट्रायंगल का एरिया। लेकिन पता है इसको अगर हमने बेस ले लिया BC, तो क्या करना पड़ता है? इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अपोजिट वर्टेक्स ही है। लेकिन पता है अगर हम अंदर ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री आएगा नहीं, 90 डिग्री ज्यादा आ जाएगा। इसलिए हमको कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा? बाहर। तो यहाँ एक्यूट एंगल में हाइट अंदर आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट बाहर आएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी ट्रायंगल का जो एक साइड है वो खुद ही हाइट रहेगा। यस और नो? राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी जो ट्रायंगल का एक साइड है वही खुद ही हाइट हो जाएगा। एक्यूट एंगल में भी हमको एक हाइट बनाना पड़ेगा, और ऑब्ट्यूज एंगल में हाइट को बाहर से बनाना पड़ेगा। इसे लिए ध्यान रखिए अच्छे से। लेकिन बेस कितना लेंगे? B से लेकर C तक यही बेस लेंगे, और हाइट ये लेंगे। लेकिन हमको एरिया ये ट्रायंगल मिला के नहीं मिलेगा। ये ट्रायंगल है, सिर्फ ये ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल यही वाला ABC, इसका एरिया आएगा। इज इट क्लियर? जोशी? यस। देखिए जैसे अगर आपको ये पूरा एरिया निकालना है, ये 90 है, मतलब इसको दोनों को मिला के निकालना है, तो बेस यहां से पूरा लेना पड़ेगा। अगर यहां से यहां तक आपने पूरा बेस लिया और ये हाइट लिया, तो सिर्फ इसका निकलेगा कि पूरे का निकल जाएगा? पूरे का। हमको सिर्फ इतना ही निकालना है, ट्रायंगल हमारा इतना ही है बस। इसलिए बेस हमको ये पूरा नहीं लेना पड़ेगा, बेस सिर्फ इतना लेना पड़ेगा। ये फिर एक्सटेंड क्यों किया? ताकि यहां से एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाना आपको। ठीक है, लेकिन इनफैक्ट जब आप एरिया निकाल रहे हो सिर्फ ये, इसलिए हमने शेड किया जानबूझ के, सिर्फ ये शेडेड पोर्शन के एरिया निकलता है, इसका नहीं निकलता। हाँ, अगर सपोज इसका और इसका दोनों का निकालना है, दोनों का, तो बेस यहां से यहां तक पूरा ले लिए तो निकल जाएगा। लेकिन अगर बेस यहां से यहां तक सिर्फ इतना लेंगे तो सिर्फ ये ट्रायंगल का निकलेगा, इसका नहीं। हाँ, सिर्फ इसका निकालना है तो बेस ये ले लिए। अगर सिर्फ इसका निकालना, ये याले ट्रायंगल का इसका नहीं निकालना, सिर्फ इसका निकालना है तो बेस को ले लिए। सिर्फ इसका निकालना, बेस को ले लिया। अगर पूरे का निकालना, पूरे का, तो बेस पूरा लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे एरिया शेडेड रीजन का एरिया है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो अच्छे से ध्यान रखना है। यानी बेस, कोई भी एक साइड को बेस ले लेंगे, ट्रायंगल के साइड को, क्या यहां से यहां तक ट्रायंगल का साइड है? नहीं, ट्रायंगल का साइड तो सिर्फ इतना ही है, तो ट्रायंगल के साइड को लेना पड़ता है बेस।
लेकिन हाइट कैसे बनाना पड़ता है, उस बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स है ना वहां से उस पर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहां से इसके अंदर में परपेंडिकुलर बना ही नहीं सकते आप, तो परपेंडिकुलर बाहर आएगा। तो देखने के लिए कि परपेंडिकुलर कहां आ रहा है इसको एक्सटेंड किया है, लेकिन ये जो बी से लेकर डी तक है ये ट्रायंगल का साइड नहीं है, सिर्फ एक्सटेंड किया ताकि परपेंडिकुलर वहां ड्रॉ करे। इज इट क्लियर? लेकिन ट्रायंगल का साइड सिर्फ बी से लेकर सी तक आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इज इट क्लियर? सो सभी स्टूडेंट्स प्लीज राइट इट। दोनों ड्रॉ के लिए अगर कंप्लीट नहीं होगा, आपकी बुक में जितने स्टूडेंट्स ने, अगर बुक नहीं जिनके पास कॉपी में कंप्लीट चाहिए, तो बेस और हाइट के बीच में कितना एंगल कंपलसरी है? तो ये नोट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। बेस, यस, नो टॉकिंग प्लीज, रुक जाइए, बैठ रही। बेस परपेंडिकुलर टू हाइट, यानी एंगल 90 डिग्री। समझ में आ गया नोट? बेस और हाइट कैसे करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर, कितना एंगल चाहिए? 90 डिग्री। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि बेस और हाइट के बीच, यहां देखिए बेस और हाइट के बीच में 90, यहां बेस हाइट के बीच में 90, यहां पे ये बेस और ये हाइट के बीच में 90 डिग्री। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। So good morning again. Okay, let's see it. So basic proportionality theorem, basic proportionality theorem. Yeah, it is also called as what actually? Thales theorem. Most important theorem of triangle chapter. और पूरे मैथ्स में सबसे important theorem यही है. Okay, and many times it is asked in the question paper. So basic proportionality. इसकी स्पेलिंग याद करने के लिए बताया था आपको, प्रो, PRO, पोर्शन, PORTIN, अली, ठीक है ना? प्रोपोर्शनल में सिर्फ एल आ जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी में देखिए ए आई अली आ रहा है, अली एंड देन TY, ठीक है? प्रो, पोर्शन, अली, टी, दिस दैट इज प्रोपोर्शनलिटी। इज इट क्लियर? स्पेलिंग याद रख सकते हैं आराम से, PRO प्रो, PORTIN पोर्शन, ALI अली एंड TY टी, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी। एंड थ्योरम की स्पेलिंग बताया था द और एम। थ्योरम की स्पेलिंग क्या है? दिस इज द THE ORE और, द और एन एम, थ्योरम। Is it clear? So it is basic proportional theorem BPT. It is also called as Thales theorem. ये Thales theorem देखिए क्या, सबसे पहले इसके स्टेटमेंट, नहीं स्टेटमेंट, ये पूरा जो फिगर ड्रॉ किया एक्चुअली स्टेटमेंट से आ जाएगा। तो स्टेटमेंट में क्या है? अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ट्रायंगल ABC, बताइए ट्रायंगल के कितने साइड्स रहेंगे? 3 साइड्स। जैसे यहाँ पे AB है, BC है और AC, 3 साइड्स है। ये ट्रायंगल के 3 साइड्स में से कोई भी एक साइड से पैरेलल एक लाइन बनाइए आप। ट्रायंगल के 3 साइड्स में से कोई भी एक साइड से पैरेलल एक लाइन बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पे D हमने बनाया BC से पैरेलल, लेकिन अगर हमको सपोज जो साइड AC है उससे पैरेलल एक लाइन बनाना तो हम यहाँ बना सकते हैं ऐसा? यस, इससे पैरेलल वो भी बना सकते हैं। अगर हमको साइड AB जो है इससे पैरेलल एक लाइन बनाना आती है, यहाँ बना सकते हैं, यस और नो? किसी भी साइड से पैरेलल बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो फिगर हमने ड्रॉ किया उसमें जो साइड BC है उससे पैरेलल एक लाइन बनाया, ठीक है लाइक दिस। तो किसी भी साइड से पैरेलल एक लाइन बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में 2 कंडीशंस है, स्टेटमेंट 2 कंडीशन और एक रिजल्ट मिलेगा आपको। कितनी कंडीशंस है? 2। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया DE, इस लाइन D को ड्रॉ करने की 2 कंडीशंस है और ड्रॉ करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एंड दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ BPT। ठीक है, कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन कि ट्रायंगल के किसी एक साइड से आप एक पैरेलल लाइन बना दिए। ट्रायंगल की किसी एक साइड से पैरेलल लाइन, जैसे हमने D को बना दिया, किससे पैरेलल बना दिया? BC से। ये पहली कंडीशन। तो सिर्फ लाइन अगर हमने किसी साइड से पैरेलल बना दिया, ये एक कंडीशन, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या? ये जो लाइन हमने D बनाया जो BC से पैरेलल है, वो BC को छोड़ के, जिससे पैरेलल है BC को छोड़ के बाकी ट्रायंगल के जो 2 साइड्स और बच गए AB और AC, उनको इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट। वरना बताइए जो लाइन D है, हम वो लाइन D यहां बना रहे पैरेलल, तो बताइए इससे पैरेलल तो बन जाएगी लेकिन बाकी साइड्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर लाइन जो D है उसको हम यहां बना दे रहे ऊपर, तो बताइए इससे साइड से पैरेलल हो जाएगी लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। या ये पॉइंट अगर हमने बनाया ये पॉइंट से, तो वहां पे इंटरसेक्ट भी करे लेकिन कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही? एक ही पॉइंट पे, लाइक दिस, तो भी कंडीशन नहीं चलेगी। इज इट क्लियर? इसलिए कंडीशन क्या है? एक ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल एक लाइन बनाना पड़ेगा, एक लाइन। दूसरी चीज, ये लाइन जो आप बना रहे, ट्रायंगल के बाकी 2 साइड जो बच गए, AB और AC जो बच गए, उनको इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। और कहां इंटरसेक्ट करना चाहिए? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए कि 2 पॉइंट्स पे? दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट, उसको बोलेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इज इट? इससे स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC intersecting the other 2 sides AB and AC
एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा? टू डिफरेंट पॉइंट्स। देन दिस लाइन डिवाइड्स दीज टू साइड्स ए बी एंड ए सी इन द सेम रेशो। तो लाइन क्या करेगी एक्चुअली, बाकी दो साइड जिसको इंटरसेक्ट करे ना, ए बी और ए सी, इसके टुकड़े बना रहे। देखिए बताइए ए बी का कौन सा टुकड़ा बना रहा? एक बन रहा है ए डी, एक बन रहा है डी बी। और ए सी का कौन सा टुकड़ा बन रहा? ए ई और ई सी। तो ये जो टुकड़े बन रहे हैं एक्चुअली ए डी और डी बी, और यहां जो बन रहा है ए ई और ई सी, इनका अगर हमने रेशो निकाला, रेशो तो इक्वल आएगा रेशो। अगर सपोज अज्यूम कर रहे कि ए डी की वैल्यू 5 है, सपोज ए डी की वैल्यू 5 है सपोज, या ए डी की वैल्यू सपोज 6 है, ये 6 और ये 2 है, तो बताइए 6/2 का आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो अगर इसका रेशियो 3 आ रहा है तो यहां जो आएगा उसका सपोज फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहे कि ये 9 है, फिर ये 3 रहेगा, 9/3 भी 3 आएगा, यानी 6/2 का रेशियो 3 आए ना, तो इसका भी रेशियो जो भी साइड की लेंथ है इसका भी रेशियो सेम आएगा। यानी ये लाइन डी क्या करती, बाकी दोनों साइड जिसको इंटरसेक्ट कर रही है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। किस में डिवाइड करेगी एक्चुअली? सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट देखिए, इफ अ लाइन, देखिए अच्छे देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। हमने कौन सी लाइन ड्रॉ किया यहां पे? डी ड्रॉ किया। किस कौन से साइड से पैरेलल है ये? बीसी से। सो इफ अ लाइन डी इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड बीसी, बताइए बस एक कंडीशन से हो जाएगा क्या? नहीं, दूसरी कंडीशन ये क्या? इफ अ लाइन डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी विच इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग टू साइड्स, बाकी दो साइड जो बच गए, क्योंकि एक साइड से तो ये पैरेलल है, यस, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ने के बाद बाकी जो रिमेनिंग साइड से ए बी और ए सी उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा? एक पॉइंट पे कि दो पॉइंट्स पे? दो अलग अलग पॉइंट्स पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। So, यहां पे देख लीजिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, यहां डिफरेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। देन तो अगर सपोज ये दो कंडीशन है कि एक लाइन डी है जो बीसी से आपने पैरेलल भी बनाया और बाकी दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो ये लाइन बाकी दो साइड जिसको इंटरसेक्ट कर रही है उसको डिवाइड करेगी। क्या करेगी? उसको डिवाइड करेगी। किसमें? सेम रेशो में। यानी AD/DB का जो आंसर आएगा वही आंसर AE/EC का आएगा। इज इट क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट। तो यहां पे देखिए दिया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। समझ में आ रहा है? एक्चुअली सिंपल स्टेटमेंट है, तो पहले समझ लेना फिर याद करना है। तो बताइए क्या है? इफ अ लाइन DE इज ड्रॉन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल एंड दिस लाइन D इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स AB एंड AC एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बताइए AB को, ये लाइन AB को कहां इंटरसेक्ट कर रही? D पर, और AC को कहां इंटरसेक्ट कर रही? E पे। देन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल भी है और बाकी दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रही है, तो ये लाइन ये दो साइड्स के जो टुकड़े बना रही, टुकड़े यानी एक टुकड़ा AD है, एक टुकड़ा DB है, एक टुकड़ा यहाँ AE है, EC है, तो जो डिवाइड कर रही है जिन टुकड़ों को, जो पार्ट्स में, इनका रेशो यानी AD/DB का जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, सपोज अज्यूम करें कि ये 8 है और ये 2 है, तो 8/2 का आंसर क्या आ जाएगा? 4, लाइक दिस। इसका आंसर 4, दिस सॉरी। वैसे सपोज अज्यूम करें कि 12 है, ये 3 रहेगा, फिर 12/3 का भी आंसर 4। यानी दोनों का, ये अगर सपोज ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा, ऐसा नहीं है कौन दिन, लेकिन AD/DB का जो रेशो का आंसर है वही आंसर किसका रहेगा? AE/AC का। मतलब ये लाइन D क्या करेगी? बाकी दोनों साइड जिसको इंटरसेक्ट कर रही ना उसको डिवाइड करेगी सेम रेशो में। इज इट क्लियर? सो दिस इज स्टेटमेंट, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points, distinct का मतलब क्या होता है? different, at two different points, then it divides the other two sides in the same ratio। ठीक है, in the same ratio। ये देखिए प्रूफ में, इसका ये प्रूफ है AD/DB, मतलब क्या कर रहा है? AD/DB इज इक्वल टू, ये इक्वल राइट है इसके बराबर, AE/EC, और ये इसका स्टेज, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, और इसी को प्रूफ करना हमको, इसी को क्या करना है एक्चुअली? प्रूफ करना। वी हैव टू प्रूव इट। अब देखेंगे कैसे प्रूफ करना। इज इट क्लियर? अगर इफ यू सी द बुक, ये बुक में शायद एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, उसको ऐड कर ली प्लीज, ऐड इट, जस्ट चेक इट। सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ये भी दिया है, ठीक है, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बाद ऐड कर दिए बुक में, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो लाइन ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल भी होना चाहिए और बाकी दोनों साइड जो बच गए उनको इंटरसेक्ट भी करना चाहिए और दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो वो लाइन क्या करेगी? बाकी दोनों साइड जिसको इंटरसेक्ट करे ना उनका जो टुकड़े के जो रेशो आएगा, रेशो मतलब डिवीजन करना है, ठीक है, डिवीजन, यानी AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। इज इट क्लियर? सो एवरीबडी विल बी एबल टू रिमेंबर द स्टेटमेंट। यस, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल which intersects the remaining two sides at two different points, ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle which intersects the remaining two sides at two different points,
then it divides the remaining two sides in the same ratio. Then it divides the remaining two sides in the same ratio. Got it? So I am repeating once more, just read. If a line is drawn parallel to one side of a triangle which intersects the remaining two sides at two different points, then this line divides the remaining two sides in the same ratio. Is it clear? This is a statement of BPT, Basic Proportion Theorem या Thales Theorem. Is it clear? तो जब भी थ्योरम का प्रूव आया तो आपको फिगर भी ड्रॉ करना, स्टेटमेंट एवरीथिंग यू हैव टू राइट. नाउ गिवन में देखिए सीट, गिवन ऑलरेडी जो बुक में वही हमने इसमें लिखा नहीं. यहाँ पे गिवन में हमको क्या क्या दिया, एक ट्रायंगल एबीसी दे दिया है कि ट्रायंगल एबीसी है और लाइन डी बीसी से पैरेलल ये दे दिया क्योंकि पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, और लाइन डी ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पर और ए सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर, यानी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे. ठीक है, ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी पे. हाँ, अगर यही लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से तो बताइए ए बी को भी ए पे इंटरसेक्ट करेगा, ए सी को भी कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ए पे. तो वो कंडीशन, उससे फर्क फिर वो नहीं चलेगा. ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स चाहिए. तो हमको क्या क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, ये जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया नहीं, दिया नहीं है, हमने एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया प्रूफ करने के लिए. लेकिन हमको दिया क्या, जो सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया. यानी क्या क्या दिया हुआ हमको, ट्रायंगल एबीसी दे दिया है. क्या दिया, ट्रायंगल एबीसी, और ये दिया कि जो डीई है वो बीसी से पैरेलल है. ठीक है, दिया है बुक में, एक्चुअली अगर देखेंगे बुक में दिया हुआ है. सो व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल एबीसी, दिस इज गिवन, एंड लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, इट इज आल्सो गिवन. इज इट क्लियर? और पैरेलल के लिए देखिए ऐसे डबल लाइन सिंबल यूज करते. ठीक है, तो बुक में अगर आप देखेंगे तो इसलिए हमने लिखा नहीं, गिवन में देख लेगा सेम चीज है. सो व्हाट आर द टू, दो चीज दिया हुआ है. क्या दिया है, एक तो ट्रायंगल एबीसी है ये दिया हुआ है, और दूसरा डी क्या है, बीसी से पैरेलल है, ये दिया हुआ है. इज इट क्लियर? हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो प्रूफ कर रहे हैं, क्या AD अपॉन DB का जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आना चाहिए, AE अपॉन EC का आंसर आना चाहिए. दिस व्हाट यू हैव टू प्रूव. और ये प्रूफ जो करेंगे 3 स्टेप्स है उसके. कितने स्टेप्स है, 3. आपको बताएंगे फर्स्ट स्टेप, बाद में सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. तो आपको फर्स्ट स्टेप अभी आपको यहाँ बताएंगे क्योंकि जगह कम है, उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इसमें करेंगे. इज इट क्लियर? सो ये सीड. अब इसके बाद गिवन में ऑलरेडी दिया कि ट्रायंगल एबीसी और लाइन डी पैरेलल है. ठीक है, प्रूफ ये करना है हमको. कंस्ट्रक्शन, ये भी बुक से कंस्ट्रक्शन जो डॉट लाइन से ड्रॉ किया. बताइए क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने. ये डी को सी से ज्वाइन कर दिया है, डी को किससे ज्वाइन कर दिया, सी से, और ई को किससे ज्वाइन कर दिया, बी से, लाइक दिस. और बाद में फिर यहां हमने EF ड्रॉ किया, EF. लेकिन देखिए 90 डिग्री है. 90 डिग्री क्यों बनाना पड़ता, क्योंकि ट्रायंगल का यार एरिया निकालेंगे तो बेस और हाइट के बीच में कितना एंगल जरूरी है, 90 कंपलसरी है. तो बताइए अगर ये ट्रायंगल में इसको हमने बेस ले लिया, इसको बेस, तो बताइए फिर बेस और इसको फिर हाइट लेना पड़ेगा. तो बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री चाहिए. वैसे ये ट्रायंगल में अगर बेस हमने इसको ले लिया तो ये हाइट, लेकिन अगर बेस इसको ले लिया इसको तो हाइट ही हो जाएगा. यस और नो? अगर इस ट्रायंगल में बेस इसको लेते इसको तो यहां से एक परपेंडिकुलर मानना पड़ता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रूफ में. इसलिए हमने क्या किया, EF ड्रॉ किया. EF कैसे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर. किससे परपेंडिकुलर है, AD से बोल सकते हैं आप, AB बोल दिए, फर्क नहीं पड़ता. यानी AB लाइन से ये परपेंडिकुलर है तो भी चलेगा, AD से परपेंडिकुलर तो भी चलेगा. ठीक है, वैसे ही हमने देखे DC बनाया, किससे परपेंडिकुलर है वो, AC से या AE से, किसी से भी बना सकते हैं आप. इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है, 4 स्टेप. जॉइन D विथ C, जॉइन E विथ B, ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AD और परपेंडिकुलर टू AB, लाइक दिस. एंड ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AE भी लिखा तो भी चलेगा, या परपेंडिकुलर टू AC लिखा तो भी चलेगा. इज इट क्लियर? दिस इज नथिंग बट कंस्ट्रक्शन. गॉट इट? तो कंस्ट्रक्शन में कितने स्टेप्स है, 4. क्या क्या ज्वाइन किया, मोस व्हाट हैव ज्वाइन, join D with C, join E with B, draw EF perpendicular to AB, perpendicular to AB, कुछ भी लिख सकते AB AD. तो draw EF perpendicular to AB and draw DG perpendicular to AC. हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया. अब इसका हमारा प्रूफ शुरू होगा. और प्रूफ में कितने स्टेप्स रहेंगे, एक्चुअली 3 स्टेप्स ना. यहाँ 3 स्टेप में पहला स्टेप, जो पहला स्टेप है ना वही बिल्कुल सेम टाइप का सेकंड स्टेप है. यानी पहले स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तीनों एक जैसी है, लाइक दिस ना. पहला स्टेप, पहले स्टेप पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ADE लेंगे. कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AD, और ये जो ट्रायंगल DBC DB है ना इसको लेंगे, लाइक दिस. यानी कौन सा पोर्शन लेंगे, ऊपर का ADE पूरा ले रहे AD, और नीचे का सिर्फ ये DBE लेंगे बस. यानी इतना पोर्शन ये वाला, समझ में आ रहा है, DBE वाला ट्रायंगल ले रहे. इज इट क्लियर? देखिए फिगर वैसे ही बनाए, ये फिगर है. इज इट क्लियर? ये फिगर उससे समझ में आ रहा है सबको? यस. ऊपर का फिगर कौन सा है, यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर का कौन सा, ADE है. यहाँ पे देख ले AD है, ये ADE. यस और नो? ये ट्रायंगल है. बाद में फिर यहाँ पे नीचे वाला ट्रायंगल हमने पूरा कंप्लीट नहीं लिया, हमने D से B, B से E, E से D. इज इट क्लियर? DBE लिया. ये देखिए यहाँ पे D से B, B से E, लाइक दिस. इज इट क्लियर? और हम इस ट्रायंगल के एरिया ये बेस समझ करते, ये बेस है.
अगर बताइए ये बेस है तो बेस और हाइट के बीच में कितना एंगल चाहिए? 90 डिग्री। तो बताइए अगर इसको हम साइड ले रहे, इसको बेस ले रहे, बेस, तो फिर याल हाइट लेना पड़ेगा। कौन सा हाइट लेना पड़ेगा हमको? EF लेना पड़ेगा, EF। याल हाइट अभी नहीं ले रहे। जब तो अभी क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में क्या है, ऊपर का ट्रायंगल लेंगे और नीचे का येलो वाला ये ट्रायंगल लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर का ट्रायंगल लेंगे और नीचे का येलो ट्रायंगल लेंगे। समझ में आ रहा? यस। तो अभी क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर का ट्रायंगल लेंगे और नीचे का येलो वाला ये ट्रायंगल ले रहे हैं, लेफ्ट वाला। सेकंड स्टेप में ऊपर का ट्रायंगल लेंगे और नीचे का येलो वाला राइट वाला ट्रायंगल लेंगे। और थर्ड स्टेप में सिर्फ येलो वाले दोनों ट्रायंगल लेंगे, ऊपर का लेंगे नहीं। इज इट क्लियर? यस। तो कौन कौन से देखिए ट्रायंगल, एक ऊपर का ट्रायंगल है 1, सपोज ये ट्रायंगल है 2 और ये ट्रायंगल है 3। तो पहले 1 और 2 ले रहे, फिर 1 और 3 लेंगे और आखिर में 2 3 लेंगे। इज इट? तो अगर ट्रायंगल्स को आपको नंबर भी मार्क करना, आप नंबर मार्क कर सकते इफ यू वांट। तो सपोज आई एम मार्किंग द नंबर्स, तो उसको समझ में आसानी रहेगी। दिस इज ट्रायंगल नंबर 1। ओके, ये जो येलो वाला इधर वाला है, लेफ्ट वाला, ये ट्रायंगल नंबर 2 है। दिस इज 3। तो फर्स्ट स्टेप में कौन कौन से ट्रायंगल लेना है? 1 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप यहां लिख दे रहे हैं हम, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। फिर सेकंड स्टेप में कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? 1 और 3, 1 और 3। और थर्ड स्टेप में लेंगे 2 और 3। ये 3 स्टेप बस बीपीटी के प्रूफ के लिए। इज इट क्लियर? और तीनों में एक जैसी ऑपरेशन होगा। विसीट तीनों में क्या कर रहे हैं, तीनों में जैसे हमने ट्रायंगल 1 2 लिया अभी, ट्रायंगल 1 2, तो ट्रायंगल 1 का एरिया निकालना है, ट्रायंगल 2 का एरिया निकालना है, उसका रेशियो निकाल देना बस। फिर जब हम 1 और 3 लेंगे तो फिर से ट्रायंगल 1 का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल 3 का एरिया निकालेंगे, रेशियो निकाल देंगे। इज इट क्लियर? और जब ट्रायंगल 2 और 3 लेंगे तो वहां हमको देखिए आएगा, वहां देखने समझ में आ जाएगा कि दोनों का एरिया ही सेम है। दोनों का एरिया क्या है? सेम। अगर उसका रेशियो निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? कंस्ट्रक्शन बुक से देख लेना आपको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। तो ये हमारा ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल नंबर 2 है। तो फर्स्ट स्टेप ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। एंड प्लीज डोंट राइट नाउ, प्लीज, यू विल गेट टाइम फॉर राइटिंग। इवन दिस विल बी लोडेड इन यूट्यूब से भी आप देख के लिख सकते हैं। अभी दिमाग में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नहीं। यू हैव टू जस्ट लिसन। नाउ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, हमको क्या करना है? ट्रायंगल 1 का एरिया निकालना है साउथ, ट्रायंगल 2 का भी एरिया निकालना, रेशियो निकालना। बताइए ट्रायंगल 1 है ना ADE, कौन सा ट्रायंगल? ADE। ना उसमें किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, और ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं ना, उसमें से कोई भी साइड को बेस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम हाइट बनाएंगे तो उस बेस के साथ वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो हमने देखिए इसको हाइट अज्यूम किया, इसको हाइट, फिर इसको क्या ले लेंगे एक्चुअली? बेस, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बताइए ट्रायंगल ADE में बेस किसको लेंगे? फिर हम A से D तक, A से लेकर कहाँ तक? D तक, B1 उसको लिख रहे, AD लिखे, B1 लिखे, लाइक दिस। और फिर ये हाइट H1 हो जाएगा। यस और नो? तो कैसे समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं मॉस? ADE, ये ट्रायंगल ADE। उसमें बेस क्या है? A से लेकर D तक। और फिर हाइट कैसे बनाना पड़ता? जो हमने बेस लिया है ट्रायंगल का, उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट जो कोना है ना, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता। ये परपेंडिकुलर यहां से ऐसे कहीं से भी ड्रॉ नहीं कर सकते। जो हमने ट्रायंगल के साइड को बेस लिया है, जैसे AD को बेस लिया है, तो AD, तो अभी नीचे वाला ट्रायंगल नहीं ले रहे, सिर्फ 1 ले रहे हम। बताइए कौन सा ट्रायंगल अभी हम फिलहाल ले रहे हैं? A से D, D से E, E से, इज इट क्लियर? AD। इसमें साइड AD को हमने बेस ले लिया है, AD। फिर साइड AD को बेस लेने के बाद हमारा एक वर्टेक्स ये बच गया, कोना बच गया, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इज इट क्लियर? ये हाइट हो गई, यानी बेस हमारा AD हो जाएगा और हाइट हमारा EG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E से लेकर G तक, या इसको H1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, दैट इज F, दैट इज F, यस, इट इज नॉट G, इट इज F। ये F है, ये देखिए फिगर में यहाँ पे F लिखा हुआ है, दिस F, तो दिस इज EF। तो साइड हमारा EF हो जाएगा, या हाइट उसको H1 बोलेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए आप लिख रहे हैं हम एरिया। बताइए एरिया को हम ऐसे शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे A स्टैंड फॉर एरिया। किसका? ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का एरिया? AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ। बताइए बेस क्या लेंगे? ट्रायंगल के 3 साइड में से कोई भी साइड बेस ले सकते। हमने यहां AD बेस अज्यूम किया, जिसके अगर हमने AD लिखा तो भी चलेगा, B1 लिखा तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू AD इंटू हाइट। ना हाइट की क्या कंडीशन है? बेस और हाइट की दोनों के बीच में कितना एंगल चाहिए? 90। तो अगर ये बेस है
तो इसका अपोजिट जो वर्टेक्स है ना यहाँ से परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमने भैया ई एफ हो जाएगा। क्या दैट इज इक्वल टू ई एफ बोलिए एफ ई बोलिए दोनों करेक्ट है इनटू ई एफ। इज इट क्लियर? तो ऐसे अल्फाबेट में लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर B1 H1 लिखा तो भी करेक्ट, दिस करेक्ट। ठीक, इतना सही है, क्योंकि आखिरी में चीज हमको प्रूफ करना उसमें देखिए अल्फाबेट ही चाहिए, तो ऐसे ही रख दिया हमने, ऐसे अलग अलग बताने के लिए B1 H1 वगैरह लिखा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन 1। तो कौन कौन से ट्रायंगल को अभी हमने लिया फिलहाल? ट्रायंगल 1 और 2 लिया है। प्लीज डोंट ट्राई इट, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज क्लोज योर कॉपीज, पुट योर पेन डाउन। तो ट्रायंगल 1 आप किसके एरिया निकालेंगे? ट्रायंगल 2, नॉट ट्रायंगल 2, नॉट ट्रायंगल 2 में इसको बेस लेंगे। ये देखिए 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल है, और कल हमने एक फिगर बनाया था आपको कि अगर सपोज आप ट्रायंगल का सपोज अगर बेस और हाइट बनाएंगे तो बेस सपोज ये है तो हाइट कहां से लेना पड़ता है? अगर सपोज जैसे ये ट्रायंगल में बेस ये है तो हाइट उसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो वैसे अगर इसको बेस ये लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ही हो गया। लेकिन यहां से अगर हमको परपेंडिकुलर बनाना तो ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर आएगा नहीं, अंदर आएगा कि बाहर आएगा? कल आपको तीनों फिगर दिया हुआ है हमने, कल देखिए 3 फिगर दिया। अगर आप देखेंगे अगर ट्रायंगल ऐसा है, ट्रायंगल ऐसा, इसको हमने लिया बेस तो ये हो जाएगा हाइट, यस और नो? ये 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल पहले से राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ऑलरेडी एक 90 डिग्री है तो बहुत ही आसान, फिर इसको ले लिए बेस, इसको ले लिए हाइट। और अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज 90 ज्यादा, यस, सब उसको लिए हमने बेस, तो हाइट यहां से बनाना पड़ेगा, या यहां से परपेंडिकुलर, अंदर तो बन नहीं सकता परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये देखिए बाहर आ रहा है, यस और नो? और ये डॉटेड लाइन सिर्फ कनेक्शन के लिए, लेकिन बेस में इंक्लूड नहीं होगा, बेस में सिर्फ यहां से यहां तक है। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट। और हाइट इसको लेंगे क्योंकि बेस हाइट के बीच में 90 डिग्री की कंपलसरी कंडीशन है। इज इट क्लियर? तो बताइए ये जो ट्रायंगल एडी है, एडी ट्रायंगल की कंडीशन इस टाइप की है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसमें हाइट देखिए अंदर ही आ जा रहा है, यस। लेकिन जो ट्रायंगल डीबी है ये वाली कंडीशन है जिसमें ट्रायंगल जो है उसका हाइट उसका बाहर आ रहा है, यस और नो? यस। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल अभी हम डीबी ले रहे, जो पहले ट्रायंगल हमने एडी लिया, एडी वो इस टाइप का फिगर है जिसमें बेस का और हाइट ट्रायंगल के अंदर ही आ जा रहा है। और ट्रायंगल जो डीबी ले रहे हैं हम, डीबी, ये इस टाइप का फिगर है जिसमें देखिए 90 डिग्री ज्यादा दिख रही है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसलिए इसकी हाइट ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रही, कहां से आ रही? बाहर से आ रही। इज इट क्लियर? तो बताइए जब हमने इसको बेस लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से हाइट बनाएंगे। जब हमने ये ट्रायंगल में इसको बेस लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स भी यही है। बताइए ये ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स अलग अलग कि सेम है? सेम है। और एक पॉइंट से हम इस लाइन पे जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो एक ही परपेंडिकुलर आएगा, मतलब इसलिए इसको ड्रॉ किया ये, मतलब इस ट्रायंगल का भी हाइट यही H1 है और ये ट्रायंगल का भी हाइट यही है। क्या इसके बारे में बता सकते हैं आप डीजी के बारे में किसका किसका हाइट होगा? ये जो ट्रायंगल AD है उसका बेस ये लेंगे तो हाइट ही हो जाएगी, और ट्रायंगल जो DCE ये लेंगे इसका बेस ये लेंगे तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ये भी, यस, तो फिर इसका भी हाइट यही आएगा। समझ में आ रहा है? एक्चुअली यहाँ पे ये जो हाइट है EF वो पहले ट्रायंगल और दूसरे दोनों के लिए है, और ये जो हाइट है वो पहले ट्रायंगल और तीसरे दोनों के लिए। इज इट क्लियर? और सेकंड और थर्ड के लिए हाइट क्या रहेगी आपको बताएंगे। गॉट इट? इस समझ में आने से भी करीब फिगर आपको ऑलरेडी दिया था। तो हमारा ट्रायंगल AD ये वाला केस है और ट्रायंगल हमारा DB ये वाला केस है जिसमें हाइट बाहर आएगी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही है फुल मार्क्स के साथ। इज इट क्लियर? अगर आए तो एकदम पूरे फुल मार्क्स के साथ आना चाहिए। तो ट्रायंगल AD हो गया 1, अब ट्रायंगल हम DBE लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ना हमने फॉर्मूला ऑलरेडी हाफ बेस इनटू हाइट लिख चुके, दोबारा नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ पे यूज कर, दैट इज इक्वल टू हाफ। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? DBE। बताइए इसका बेस क्या लेंगे? ट्रायंगल को कोई भी एक साइड बेस ले सकते हैं, DB इसको बेस ले लेंगे। फायदा क्या होगा? अगर इसको बेस लेंगे DB तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ही आ जाएगा और हाइट इसकी भी वही आ जाएगी। यस, कौन सा हाइट आ जाएगी? EF। फिर अगर इसका भी हाइट EF आ गया तो अब इसको दोनों को डिवाइड करें तो EF कैंसिल हो जाएगा। ये फायदा है, हाफ हाफ भी कैंसिल होने वाला है और EF भी कैंसिल होगा। सो दैट इज इक्वल टू ट्रायंगल DB का देखिए एरिया बेस DB आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगा? DB इनटू हाइट क्या आ जाएगा? ये बताइए कौन सा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज वाला है जिसमें हाइट अंदर आएगा ट्रायंगल की कि बाहर आएगा? बाहर, क्योंकि इनफैक्ट इसको लिया बेस तो इसका अपोजिट वर्टेक्स, बेस का अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करना पड़ता है परपेंडिकुलर, लेकिन अंदर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर आ ही नहीं सकता, इसलिए बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हाइट इसका EF आ जाएगा इनटू EF। ये इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट केस में ट्रायंगल 1 लिया, ट्रायंगल 2 लिया, इज इट क्लियर? ट्रायंगल 1 और 2, और इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला। अब क्या करेंगे दोनों का, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना देखिए अपॉन के फॉर्म में, बता लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए हमको? AD अपॉन DB चाहिए। ये देखिए इसको डिवाइड करने से AD अपॉन DB आने वाला है। जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कैंसिल होने वाला है और EF भी कैंसिल, ये बच जाएगा।
आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बस ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। वैसे फिर 1 और 3 जब लेंगे 1 और 3 तो हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, क्या जाएगा, लेकिन हमको फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल है। यानी ये जो रेशो निकाल रहा हूं वो रेशो जो निकालेंगे 1 और 3 का दोनों इक्वल हो, प्रूफ करना पड़ेगा बस ये। इज इट क्लियर? तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, AD अपॉन DB चाहिए, यानी AD चाहिए ऊपर, DB चाहिए नीचे। तो ये दोनों का रेशो निकाल सकते हैं। निकालने से क्या होगा, डिवाइड करने से हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, EF भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या है, हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन नीचे आ जाएगा हाफ इंटू DB। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा, हाफ हाफ कैंसिल, EF कैंसिल, और बच गया हमारा दैट इज इक्वल टू AD अपॉन DB, जो हमको इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, AD अपॉन DB। इज इट क्लियर? तो हमारा फाइनल एक इक्वेशन हम लिख देंगे इसके बाद। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू, ये लिखा सेम, AD ट्रायंगल AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या बचा हुआ है, AD अपॉन DB, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 3, ये 1 2 ही थे हमारे। तो अगर सपोज इफ यू वांट, अगर इसको इक्वेशन 1 करना, इसको नहीं भी लिखा इक्वेशन चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, इसको इक्वेशन 1 कर देते। इज इट क्लियर? यानी फर्स्ट स्टेप में हमारा इक्वेशन 1 आ गया। इज इट क्लियर? इस बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड स्टेप करने वाले। क्या करेंगे बताइए, सेकंड स्टेप में यहां पे हमने ट्रायंगल 1 और 2 लिया, तो समझ में आ रहा है, देखिए 1 और 2 लेने से क्या आ गया, AD अपॉन DB आ गया। तो अब हमको क्या चाहिए इसके बाद, A अपॉन EC चाहिए, तो 1 और 3 ले लेंगे। किसको लेंगे, 1 और 3, और 1 का एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका बेस ये लेंगे, हाइट ये आ जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका बेस ये लेंगे, हाइट ये आ जाएगा, और फिर रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। लेकिन बाद में हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है। तो दोनों का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहा तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इज इट करेक्ट? ये फर्स्ट स्टेप हो गया, अभी ट्रायंगल 1 2 लिया, अब सेकंड स्टेप पे ट्रायंगल 2 3 लेंगे, और लास्ट स्टेप में फिर ट्रायंगल 2 और 3 लेंगे। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप में हमने कौन कौन से ट्रायंगल को लिया था, ट्रायंगल 1 और 2 को लिया था। 1 और 2 क्यों, 1 और 2 को क्यों लिया था, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना उसमें लेफ्ट हैंड साइड AD है और क्या है, DB है। तो AD अपॉन DB का रेशियो निकालने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल 1 और 2 लिया। राइट हैंड साइड जो हमको प्रूफ करना वो क्या है, AE अपॉन EC। तब हमको A और EC चाहिए, तब हमने ट्रायंगल 1 के साथ 3 लिया। तो ट्रायंगल 1 दोनों में लेना, क्योंकि जब हमको AD चाहिए तो भी ट्रायंगल 1 की जरूरत है, और AE चाहिए तो भी ट्रायंगल 1। लेकिन AD अपॉन DB चाहिए तो ट्रायंगल 1 के साथ क्या लिया, 2, और बाद में AE अपॉन EC चाहिए, इसलिए ट्रायंगल 1 के साथ अब दोबारा 3 लेंगे, 1 और 3। फिर ट्रायंगल 1 और 3, तो ट्रायंगल 1 3 ये हमारा ट्रायंगल 1 है, दिस ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल नंबर 3। ये दो ट्रायंगल्स लिए, और भाई ये सेम स्टेप, पहले ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल 3 का एरिया निकालेंगे, बाद में क्या निकालेंगे, रेशो। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो सीट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का, AD। तो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस। बताइए ट्रायंगल ADE में अभी हम बेस क्या ले रहे हैं, AE, क्योंकि हाइट ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और AE क्यों ले रहे, क्योंकि हमको रेशो में प्रूव करना है AE, ठीक है, इसलिए तो AE ले रहे अभी बेस यानी B3 AE, और हाइट में DG आ जाएगा, ठीक है, दिस H2 लिखे DG लिख दिया। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस इज AE, इंटू हाइट क्या रहेगा, इंटू हाइट इज यस DG। सो ट्रायंगल ADE, उसमें बेस हमने AE लिया है और हाइट DG लिया। इज इट क्लियर? बेस AE लिया, हाइट DG लिया। इज इट क्लियर? यस। नाउ आप ट्रायंगल लेंगे कौन सा, DEC, ये ट्रायंगल DEC लाइक दिस, उसमें बेस ले लेंगे EC, बेस EC। बट अगर इसको हमने बेस लिया EC, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, DEC, मतलब D से E, E से C है, लाइक दिस। तो इसका बेस अगर EC लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये आ रहा। अब इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अंदर तो नहीं आ सकते परपेंडिकुलर, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है, इसलिए हाइट यही आएगा।
अभी भी डीसी आएगा. इज इट क्लियर? यस. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसी हाफ इनटू बेस क्या ले लेंगे अब हम? ट्राइंगल डीसी में बेस क्या लेंगे? ईसी. और हाइट क्या लेना पड़ेगा? डीजी. ये हाइट ट्राइंगल के अंदर क्यों नहीं आ रहा, बाहर क्यों आ रहा? क्योंकि कौन सा ट्राइंगल है? ऑप्टिक ट्राइंगल. सो दैट इज इक्वल टू ईसी. ठीक है, एकदम सिंपल. देखिए अब हम देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ हाफ कैंसिल होगा, डीजी डीजी कैंसिल. क्या आ जाएगा? ए अपॉन ईसी. वही जो हमको चाहिए, ए अपॉन ईसी आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो अभी दोनों को डिवाइड कर देंगे. विल शीट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू, सो AD का हाफ इंटू AE इंटू DG. ये न्यूमिनेटर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD आ गया, अपॉन DC. डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DG. इज इट क्लियर? अब यहां पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा? हाफ हाफ कैंसिल, डीजी डीजी कैंसिल. क्या बच जाएगा? ए अपॉन ईसी. सो हमारा इक्वेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, यहां पे न्यूमेटर में सिर्फ ए बचा है, अपॉन नीचे बचा है ईसी. इक्वेशन नंबर 2. अब हमको देखिए प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था कि AD अपॉन DB का जो आंसर है, AD अपॉन DB का आंसर, वही आंसर किसका आएगा? AE अपॉन EC का. ठीक है, AD अपॉन DB का जो आंसर है वही. तो AD अपॉन DB, ये देखिए AD अपॉन DB हमारा आ चुका है ये. यस. और ये AE अपॉन EC भी आ गया. लेकिन हमको प्रूफ करने दोनों इक्वल है. बता, अगर सपोज ये AE अपॉन EC AD अपॉन DB इक्वल है, राइट हैंड साइड अगर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए? इक्वल. यहां एरिया कौन से ट्राइंगल का है? AD. न्यूमेटर में देखिए AD का, यहां पे भी किसका है? AD. सेम है. मतलब न्यूमेटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अब प्रॉब्लम है यहां पे एरिया ट्राइंगल DC का है, लेकिन यहां कौन सा है? देखिए DB. यानी एक में ट्राइंगल 2 का एरिया है नीचे और एक में ट्राइंगल 3 का है. तो हमको बताना पड़ेगा कि 2 और 3 दोनों के एरिया सेम है. क्या बताना पड़ेगा? ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 का एरिया सेम है. तो जब हमने ट्राइंगल 1 और 2 का एरिया का रेशियो लिया तो AD अपॉन DB आ गया. ट्राइंगल 1 और 3 का रेशियो लिया तो AE अपॉन EC आ गया. यस और नो? अब हमको प्रूफ करना है 2 और 3 का एरिया इक्वल है, इसका एरिया इक्वल. कैसे प्रूफ करेंगे? थर्ड स्टेप वो रहेगा. ठीक है, लास्ट स्टेप. सो नंबर बी हो गया ये. इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, स्टेप नंबर सी. सो प्लीज डोंट राइट. ठीक, नोबडी शुड राइट. राइट इन योर ब्रेन. थर्ड स्टेप कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे अभी? ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 3. जैसा भी ये 2 ट्राइंगल लेंगे और हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 का एरिया दोनों का सेम है. ठीक है, लाइक दिस. तो ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 3 उसका फिगर बनाएंगे हम यहाँ पे, और फिगर ड्रॉ करने के बाद प्रूफ करना पड़ेगा हमको कि दोनों का एरिया सेम है. ये D है, यानी देखिए ट्रेपेजियम जैसे बना हुआ है. D, बाद में D से B से C से और बाद में ज्वाइन कर देंगे इसको. This is DE, this is BC, और बीच में येलो लाइन से क्रॉस में ज्वाइन है. ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 3. Triangle 2 and triangle 3. Yes, please open the door. ये दोनों के एरिया हमको बताना है कि सेम है. तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रूफ कैसे करेंगे कि दोनों का एरिया सेम है. इज इट क्लियर? सॉरी, अगर हमको प्रूफ करना है कि दोनों का एरिया यहाँ पे सेम है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों का बेस भी वही है, दोनों का हाइट भी वही है. यस और नो? हमको ट्राइंगल 2 और बताइए ट्राइंगल 2 देखिए कौन सा ट्राइंगल? अच्छा देखिए DEB वाला. DEB बोलिए, DB बोलिए. समझ में? कौन सा? D से B से E ऐसे क्रॉस में ही. इज इट क्लियर? इसका एरिया और ये ट्राइंगल DEC है, ये एरिया. दोनों का एरिया सेम. क्या दोनों का कोई साइड कॉमन है? क्या B कॉमन है?
अगर दोनों का हमने कॉमन साइड ले लिया बेस, तो बेस दोनों का इक्वल हो गया। क्या हो गया? बेस दोनों का इक्वल, यस और नो? तो अब इसको ले लेंगे हम बेस। क्या करेंगे एक्चुअली? इसको लेंगे बेस, दोनों का बेस ले लेंगे। बताइए बेस अभी B3 B4 तक होता है, इसको अज्यूम करें B5, ये बेस, इसका बेस। लेकिन बेस तो दोनों के सेम हो गया। अब क्या चाहिए? हाइट भी सेम चाहिए ना। अगर इसको ट्रायंगल DB देखिए, अगर इसको बेस लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन फिर से ऑब्ट्यूज है। बताइए परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर आएगा कि बाहर आएगा? बाहर आएगा। तो हम इसलिए एक्सटेंड कर दे रहे हो लाइन को, ये लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? DB, समझा रहे? DB, उसमें हमने D को क्या ले लिया? बेस। फिर इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, पामान। ठीक है, ये देखिए बेस का अपोजिट वर्टेक्स ये वर्टेक्स। अब यहां से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमको? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज आई एम ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये हमारी हाइट हो गई। अभी तक हमने H1 H2 लिखा था, ये हाइट H3 हो गई। इज इट क्लियर? अब ये देखिए, ये ट्रायंगल हमने DB, समझा ना? DB का ये ले लिया बेस, ये बेस, और इसका अपोजिट वर्टेक्स यहां से हाइट बना लिया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल DEC में इसको ही ले रहे बेस, इसको बेस, इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से हाइट बनाना पड़ेगा हमको। बताइए यहाँ पे ट्रायंगल DEC, समझा ना? DEC ये बेस, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से हाइट बनाना है परपेंडिकुलर, तो यहां से बना रहे परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? नो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये लाइन D और BC पैरेलल दिया हुआ है, यस और नो? ये लाइन D और BC क्या है? पैरेलल। पैरेलल। इसका बहुत आसान एग्जांपल रेलवे की ट्रैक। देखा, रेलवे ट्रैक में दो लाइन पैरेलल रहती, भले थोड़ा सा भी कम ज्यादा रहे तो ट्रेन नीचे आ जाएगी फिर तो, यस और नो? रेलवे ट्रैक रहती दो लाइंस पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल दिया हुआ है। अगर रेलवे ट्रैक में अगर दो लाइंस पैरेलल है, बीच में देखिए सीमेंट के ऐसे पोल्स रहते हैं लगे हुए। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जितने भी सीमेंट पोल लगे बीच में सब परपेंडिकुलर रहते हैं। तो सारे सीमेंट पोल्स की लेंथ अलग अलग रहेगी कि सेम रहेगी? सेम। ये अलग अलग हो ही नहीं सकती। अगर अलग होगी तो ऐसी चौड़ी हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, यस और नो? यानी कोई भी अगर दो लाइंस पैरेलल है, कोई भी दो लाइंस अगर क्या है? पैरेलल, उसके बीच में अगर आपने दो परपेंडिकुलर नहीं 10 परपेंडिकुलर बना लिए, सारे परपेंडिकुलर की हाइट यानी लेंथ जो रहेगा, ये हाइट रहेगी हमेशा इक्वल रहेगी। हमेशा क्या रहेगी? इक्वल। तो अगर ये हाइट H3 है तो बताइए ये हाइट भी क्या रहेगी? बोथ विल बी इक्वल। तो बताइए ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DB, इसका बेस B5 और हाइट क्या? H3, और ट्रायंगल DEC का भी बेस वही दिया, बेस और हाइट सेम, यानी दोनों का बेस भी सेम, हाइट भी सेम। बेस भी सेम और हाइट भी सेम। और अगर बेस हाइट सेम हो गए तो दोनों का एरिया क्या आ जाएगा? सेम। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो पहले हमने देखिए ट्रायंगल 1 और 2 लिया और उसका एरिया का रेशियो निकालने से AD अपॉन DB आ गया। फिर हमने ट्रायंगल 1 और 3 लिया, उसके एरिया के रेशियो से AE अपॉन EC आ गया। फिर ट्रायंगल 2 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और यही सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्रायंगल 2 और 3 दोनों के एरिया हमको प्रूफ करना है कि इक्वल है। क्या प्रूफ करना? दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। और एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो दोनों में सेम है। अब दोनों का बेस और हाइट सेम आना चाहिए। तो हमने क्या किया? वो ट्रायंगल का साइड जो दोनों में कॉमन उसको बेस ले लिया, यानी ट्रायंगल DBE, समझ में आ रहा? DB में भी D आ रहा, DB में, और जो DC उसमें भी D आ रहा। तो कॉमन साइड को हमने क्या ले लिया एक्चुअली? बेस। तो बेस का तो प्रॉब्लम, यानी हाफ भी कॉमन हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट में बेस भी कॉमन हो गया। अब हमको सिर्फ क्या बताना है कि हाइट भी सेम है दोनों की। तो हाइट कैसे बनाएंगे? ट्रायंगल DB देखिए कहां से कहां तक? D से B, B से E, लाइक दिस। समझ में आ रहा है ट्रायंगल? यस, ये ट्रायंगल में इसको बेस लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, यहां से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसलिए बाहर आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हाइट हो गई। वैसे ये ट्रायंगल जब DC लिया तो ये लेंगे बेस, इसका अपोजिट वर्टेक्स यहां से परपेंडिकुलर। अब अगर देखेंगे लाइन जो है हमारी, जो लाइन D है, D और BC दोनों पैरेलल है, हमारी कंडीशन ही है कि D इज पैरेलल टू BC। कंडीशन थी ना? बट अगर ये पैरेलल नहीं ऐसे रहती, टेढ़ी रहती है, पैरेलल नहीं रहती, तो फिर इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं करती वो। समझ में आ रहा? अगर लाइन एक्चुअली ऐसे D BC से पैरेलल नहीं बल्कि ऐसे टेढ़ी रहती, पैरेलल रहती, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं करती। यानी D और BC तो गिवन है, पहले से दिया हुआ है कि D BC से पैरेलल है। और अगर ये दो पैरेलल लाइंस है तो इसका बहुत आसान एग्जांपल है रेलवे ट्रैक्स। रेलवे की जो ट्रैक जिस पर ट्रेन चलती, उसमें देखिएगा दोनों लाइन्स एकदम पैरेलल रहती, बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल रहेगा, बल्कि उसको मेजर करते, क्योंकि अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम तो ट्रेन नीचे डिरेल हो जाएगी। और रेलवे ट्रैक में उसके बीच में देखिए बहुत सारे ऐसे, पहले एक्चुअली वुडन स्लीपर्स रहते थे, उसको स्लीपर्स बोलते थे, वुडन स्लीपर्स, लेकिन अभी सीमेंट के रहते। सीमेंट के देखिए वहाँ पे बार रहते। अब बताइए जितने भी सीमेंट बार्स वहाँ लगे उसके बीच में उसका बीच का डिस्टेंस जो रहेगा अलग रहेगा कि सेम रहेगा? सेम। तो बिल्कुल सेम, ये आपकी रेलवे ट्रैक हो गई
और एक सीमेंट का पोल ये हो गया, एक सीमेंट का पोल ये हो गया। ऐसे आप कितने भी सीमेंट पोल बना दिए परपेंडिकुलर रहेगा लाइक दिस। तो बताइए दोनों हाइट के अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? सेम, यानी हाइट, ये जो हाइट रहेगा और ये हाइट दोनों इक्वल रहेगा। नो ए बी सी डी ए हो गया सब, उसको अगर हमको मार्क करना एफ और जी तक हो गया था, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं दिस इज सपोज एच एंड दिस इज आई, यानी बी एच और सी आई दोनों क्या रहेगा? इक्वल। क्यों इक्वल क्यों रहेगा? उसकी कंडीशन क्या है कि लाइन डी और बी सी क्या है? पैरेलल। अगर लाइन डी बी सी पैरेलल नहीं रहती तो ये हाइट अलग अलग आती फिर, इज इट क्लियर? लेकिन क्योंकि लाइन डी और बी सी पैरेलल है, यस, इसलिए ये जो हाइट है बी एच, ये H3 और ये जो सी आई दोनों इक्वल रहेगा। तो बताइए इस ट्रायंगल का भी बेस B5 और हाइट H3, इस ट्रायंगल का भी बेस B5 और हाइट H3, यानी दोनों का बेस और हाइट अलग अलग के सेम, तो दोनों का एरिया सेम हो गया। दोनों का एरिया क्या हो गया? सेम। थर्ड स्टेप ये रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आई हैव टू रब दिस, एक्चुअली इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है? एमोसिन समझ में आए? फर्स्ट स्टेप यानी ट्रायंगल 1-2 का एरिया का रेशियो निकाला, फिर 1-3 का निकाला, अब 2-3 को इक्वल प्रूफ करना है। ओके, यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC द बेस इज कॉमन, दैट इज D। बेस इज व्हाट एक्चुअली? कॉमन। एंड एज D इज पैरेलल टू BC, दोनों पैरेलल है, देयरफॉर हाइट BH एंड हाइट CI विल आल्सो बी इक्वल। इससे दोनों ट्रायंगल का बेस भी कॉमन हो गया और हाइट भी कॉमन हो गया, हाइट भी सेम हो गया। इसका मतलब दोनों का एरिया क्या आएगा? एक्चुअली इक्वल। तो डायरेक्ट एरिया की जरूरत नहीं, इसका एरिया का इक्वेशन लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DC। लेकिन उसके पहले बता देंगे कि दोनों का बेस और हाइट सेम है। इज इट क्लियर? सो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा है? DBE, ठीक है, ट्रायंगल DBE। इन ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC comma the base is common, that is के लिए आई लिखेंगे, that is क्या बेस क्या है बताइए? D। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना? सो इन ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC द बेस इज कॉमन, दैट इज DE। दोनों का बेस कॉमन, ठीक है, कॉमन बेस हो गया, फुल स्टॉप, या जस्ट पुट कॉमा। और as full stop, suppose I am putting as DE is parallel to BC, this is a symbol of parallel, D is parallel to BC। तो दोनों ट्रायंगल समझ में ना, ट्रायंगल DBE में और DEC में बेस सेम है, D हो गया। और क्योंकि D और BC दोनों पैरेलल है, इसलिए जो हाइट रहेगा BH और CI ये भी क्या रहेगा? इक्वल। as D is parallel to BC, so height BH इज इक्वल टू CI, ठीक है, मतलब दोनों का बेस क्या हो गया? सेम। हाइट भी क्या हो गया? सेम। और एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, जीशान, एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो गया, यस, और दोनों का हाइट भी इक्वल आ गया, मतलब दोनों का एरिया क्या आ गया? एक्चुअली इक्वल। सो हाइट BH इज इक्वल टू CI, हेंस एरिया ऑफ triangle DBE is equal to area of triangle DBE is equal to area of triangle DC is equal to area of triangle DC। It is not required। अंडरस्टूड? सभी समझ में आ गया? यस। क्या दोनों का एक्चुअली एरिया इक्वल क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो दोनों में नंबर सेम है, हमको ये भी बताना पड़ेगा दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है। बेस कैसे सेम है? यस, इल्तिफात, बेस कैसे सेम है? दोनों ट्रायंगल DBE और DC का बेस कैसे सेम है? कॉमन बेस, यानी ट्रायंगल DBE में भी साइड D को लिया बेस, और जब ट्रायंगल DEC लेंगे तो भी साइड D, तो दोनों का बेस तो एक सेम है, कॉमन बेस बोलेंगे, ठीक है। क्या लिखा देखिए? इन ट्रायंगल DBE एंड DC द बेस इज कॉमन। कौन सा वर्ड यूज किया? कॉमन। दैट इज कौन सा बेस क्या यूज किया? DE, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है? एज D इज पैरेलल टू BC, दोनों पैरेलल, इसलिए हाइट BH और हाइट CI दोनों क्या एक्चुअली? इक्वल। सो एज D इज पैरेलल टू BC, सो हाइट BH इज इक्वल टू CI। तो बेस तो कॉमन था पहले से और हाइट भी इक्वल आ गई, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DC। इज इट क्लियर? नाउ हमको जो प्रूफ करना है, देखिए हमको जो प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अंडरस्टूड? ये प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। नाउ ये जो DB है, ये DB अगर आप देखेंगे DB कौन से ट्रायंगल में? 2 में है, और EC कौन से ट्रायंगल में? 3 में, लाइक दिस। सो हमको जो प्रूफ करना है, देखिए
वो प्रूफ का इक्वेशन, उस पर हमको ध्यान रखना है एक्चुअली कि क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है AD अपॉन DB, लेकिन यहां एरिया कौन कौन से ट्रायंगल का है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। जस्ट गो राइट द इक्वेशन, इक्वेशन देख ली पहले, इक्वेशन 1 क्योंकि हमने मिटा दी एक्चुअली, सो आई एम राइटिंग इक्वेशन 1 अगेन ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब क्या करना है इसके आगे। इक्वेशन 1 हम यहां पे लिख रहे हैं, आई एम राइटिंग इट हियर, नीचे लिख दे रहे, ठीक है। इक्वेशन 1 जो हमारा था क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल यस DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB। जैसे दिस वाज इक्वेशन 1, पूरा एक साथ नहीं आ रहा, इससे समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे ये है, ऑलरेडी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्वेशन 1 था एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इक्वेशन 2 क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DC इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इक्वेशन 2 है। इसमें देखिए ट्रायंगल DEC कहाँ, न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, और यहां पे ट्रायंगल DB कहां पे, डिनोमिनेटर। लेकिन अभी हमारे ये जो इक्वेशन इसमें देखिए DB और DC ऊपर है ऊपर, लेकिन हमारा फाइनल इक्वेशन जो प्रूफ करना है उसमें DEC भी नीचे है, यस एरिया ऑफ ट्रायंगल DC, और यहां पे DB भी नीचे है नीचे है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन को, ये अगर दोनों इक्वल, बताइए सपोज अगर दोनों के एरिया इक्वल है, अज्यूम करें कि ये भी 5 ये भी 5, अगर 5 इज इक्वल टू 5 है तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5 भी होगा, यस और नो। यानी इसको अगर 1/, भी कर दिया तो भी इक्वल आएगा, यस और नो। और 1/, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं 1/, बताइए कौन बताएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो इक्वेशन 1 और 2 है उसमें ट्रायंगल जिसका नाम दिया ना वो नीचे है, देखिए DC यहाँ नीचे है, और ये इक्वेशन 1 इसलिए हमने लिखा है ट्रायंगल DB नीचे है नीचे, लेकिन हमारे इक्वेशन में बताइए दोनों ट्रायंगल्स के नाम नीचे है कि ऊपर है, अभी ऊपर, लेकिन हमको जो प्रूफ करना है उसमें नीचे है, इस चीज को 1/, करेंगे, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, सो 1/, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equal to 1/, area of triangle DC। so मैथ्स में whenever you are doing something, तो हर चीज की वजह कि ऐसा क्यों कर रहे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया था, फिर हमने इसको ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे इक्वेशन 1 और 2 जिसको हमको इक्वल प्रूफ करना है उसमें ये ट्रायंगल्स के नाम न्यूमरेटर में नहीं है, कहां पे नाम, डिनोमिनेटर। DEC का नाम देखिए यहाँ पे नीचे इक्वेशन 2 में, और DB का नाम देखिए यहाँ पे नीचे है नीचे, इसलिए हमारे जो न्यूमरेटर के टर्म्स है 1/, कर दिया। और अगर दो टर्म्स इक्वल है तो 1/, में भी इक्वल रहेंगे, यस और नो। जैसे 2 इज इक्वल टू आ गया तो 1/2 भी 0.5 होगा, 1/2 भी 0.5 होगा, ओके, इक्वल। अब यहां से हमारे ये इक्वेशन देखिए कैसा आएगा, बताइए यहाँ पे ट्रायंगल DB देखिए आ गया DB, लेकिन न्यूमरेटर में साथ में क्या चाहिए, AD। यहाँ पे ट्रायंगल DEC आ गया और न्यूमरेटर में ट्रायंगल AD, यानी इक्वेशन 2 में भी न्यूमरेटर में ट्रायंगल AD है और इक्वेशन 1 में भी ट्रायंगल AD है, यानी दोनों के न्यूमरेटर के अलग अलग है कि सेम है। अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों के एक कॉमन फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क पड़ेगा कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे, हमारे इक्वेशन देखिए 1 में ऊपर में कौन से ट्रायंगल का नाम है, AD, और 2 में भी ऊपर किसका नाम है, AD, क्योंकि देखिए पहले हमने ट्रायंगल 1 और 2 लिया था, 1 और 2 उसमें पता है ट्रायंगल AD लिया था, यस और नो, AD उसके साथ DB लिया था, और फिर 1 और 3 लिया था, तो ऊपर कौन सा ट्रायंगल लिया था, AD लिया था। यानी 1 और 2 में भी ट्रायंगल AD लिया था और 1 और 3 में भी ट्रायंगल AD लिया था। और हमारे जो इक्वेशंस है उसमें भी इक्वेशन 1 में भी न्यूमरेटर में AD है और यहाँ पे भी AD है न्यूमरेटर में, इज इट क्लियर। बताइए डिनोमिनेटर वाले टर्म्स हमारे आगे कि नहीं आ गए, यस। DEC कहाँ आ गया, नीचे आ गया, DB कहाँ गया, नीचे आ गया, और ऊपर क्या चाहिए हमको, AD, यहाँ भी ऊपर क्या चाहिए, AD। अलग अलग है कि सेम है, सेम। तो अगर इक्वेशन इक्वल है तो न्यूमरेटर को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AD से, और उसके मल्टीप्लाई कर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, तो इक्वेशन 1 और 2 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन 1 और 2 का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम किसको इक्वल कर सकते हैं, राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ हो जाएगा वो, इज इट क्लियर। ये थर्ड स्टेप को अच्छे से याद रखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, ट्रायंगल 1 2 का एरिया का रेशियो निकाला, फिर 1 3 का निकाला, ये 2 3 का एरिया, तो एरिया कैलकुलेट नहीं किया, 2 3 का एरिया इक्वल आ गया, बेस कॉमन ले लिया, हाइट दोनों का इक्वल है, इज इट क्लियर। लेकिन उसके बाद में जब दोनों के एरिया कॉमन आ गया, इसके बाद से क्या किया, 1/, क्यों किया 1/, क्योंकि ये जिस ट्रायंगल के एरिया है, हमारे फाइनल इक्वेशन जिसको इक्वल प्रूफ करना है, उसमें ट्रायंगल के नाम न्यूमरेटर में नहीं है, कहां पे, डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/, किया।
अब ये 1 अपॉन के फॉर्म में आ गया, और दोनों इक्वेशन 1 और 2 का न्यूमरेटर अलग अलग है कि सेम है? सेम। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन इज इट क्लियर? ये इक्वेशन कैसे आया? ट्रायंगल 2 और 3 का एरिया इक्वल कैसे आया? दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस कॉमन है और हाइट सेम है, इससे दोनों का एरिया क्या आ गया? इक्वल। 1 अपॉन इसलिए किया क्योंकि हमको जो एरिया के नाम यहाँ पे दी, जिस ट्रायंगल के एरिया के नाम, वो हमारे इक्वेशन 1 और 2 में डिनोमिनेटर में है, हो गया। और न्यूमरेटर में फिर हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया, और ये इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी इक्वेशन 1 और 2 इक्वल आ गए। क्या आगे? इक्वेशन 1 और 2 क्या आगे? इक्वल। तो हमको प्रूफ क्या करना था? AD अपॉन DB, ध्यान रखे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूफ करना था। इक्वेशन 1 में हमारे AD अपॉन DB आ गया, इक्वेशन 2 में AE अपॉन EC आ गया, लेकिन अभी प्रूफ यही करना है कि दोनों इक्वल है, यस और नो? तो इक्वल प्रूफ करने का मेथड ये कि ट्रायंगल 2 और 3 लिया, उनका एरिया इक्वल, लेकिन हमारे इक्वेशन में एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल्स के नाम डिनोमिनेटर में, इसलिए 1 अपॉन कर दिया, फिर दोनों साइड न्यूमरेटर को AD से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन 1 का हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अगर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, तो बताइए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू किया हमने, 1 इंटू, अगर 1 इंटू नहीं भी लिखा चलेगा वो। इज इट क्लियर? यानी यहाँ पे आ गया हमारा इसकी जगह AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगा? यस, AE अपॉन EC, और ये हमारा BPT का इक्वेशन जो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। कितने स्टूडेंट्स को BPT अभी अच्छे समझ में आ गया? समझ में? 5 टाइम्स करके इसको परफेक्ट कर लिया, और एग्जामिनेशन में इसका एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये 3 स्टेप्स में दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल, 1 अपॉन किया क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहिए हमको एरिया ट्रायंगल, और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। सो प्लीज राइट।